दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपको बहुत यूजफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मेरी कम्युनिटी और भी स्ट्रांग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के नोट्स को रिवीजन करना। क्लास 11th का चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के नोट्स को आज हम रिवीजन करेंगे, तो प्लीज फोकस से समझें इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे फेज ऑफ सेल साइकिल। फेज ऑफ सेल साइकिल। फेज ऑफ सेल साइकिल तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच a cell duplicate its genome and synthesis all other cell content and eventually divide into two daughter cell is called cell cycle. Is called cell cycle. The sequence of event which cell duplicate genome synthesis all other content and eventually divide into two daughter cell is called the cell cycle. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो सेल साइकिल का मतलब क्या है? पहले आप ये समझो कि सेल साइकिल का मतलब क्या है। पहले आप ये समझो कि सेल साइकिल का मतलब क्या है। तो सेल साइकिल का मतलब है वो सीक्वेंस जिसे एक सेल अपना जीनोम यानी वो सीक्वेंस जिससे सेल अपना एक जीनोम, मतलब जीनोम का मतलब क्या है? तो जीनोम का मतलब है जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करता है और बाकी सब सेल कंटेंट को तैयार करते हैं। और बाकी सब सेल क्या करते हैं? कंटेंट को तैयार करते हैं। सेल साइकिल का मतलब है वो सीक्वेंस जिसे एक सेल अपना जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑल अदर सेल कंटेंट एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल और डुप्लीकेट करता है और बाकी सब सेल क्या करते हैं? कंटेंट को तैयार करते हैं। इस प्रोसेस के एंड में वो सेल को नए डॉटर सेल में डिवाइड होता है। इस प्रोसेस के एंड में क्या होता है? वो सेल दो नए डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। दो नए डॉटर सेल में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। इस प्रोसेस के एंड में क्या होता है? सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। At a typically eukaryotic somatic cell has two main stages, a long undividing stage called the interphase, also known as intermediate or one phase, and shortest phase nuclear division called the mitotic phase. These main phase are followed by a stall phase and cytoplasmic division as cytokinesis. तो इसका मतलब क्या है कि जो यूकैरियोटिक और जो सोमेटिक सेल होते हैं, जो यूकैरियोटिक सोमेटिक सेल का एक लॉन्ग स्टेज होता है। क्या होता है? एक लॉन्ग स्टेज होता है जिसे इंटरफेस कहा जाता है। इस स्टेज में सेल एक्टिवली डिवाइड नहीं होते। इस फेज में क्या होते हैं? सेल एक्टिवली डिवाइड नहीं होते। ये अपने लिए जरूरी सब चीजों को तैयार करते हैं। तो इंटरफेस क्या है? तैयारी वाला फेज है। इसमें तैयारी होती है, इसमें डिवीजन नहीं होती। इंटरफेस में डिवीजन नहीं होती है। इंटरफेस में क्या होती है? तैयारी होती है। तो इंटरफेस के बारे में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सेल साइकिल का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्योंकि ये सेल साइकिल का क्या है? सबसे बड़ा हिस्सा है। तो जो इंटरफेज है जो के बाद इंटरफेस को इंटरमाइटोसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरमाइटोसिस भी कहा जाता है। और ये नए बने हुए सेल और किसी न्यूक्लियस में होने वाले चेंज का कारण होते हैं। नए बने सेल और न्यूक्लियर चेंज का क्या होते हैं? कारण होते हैं। जब तक वो फिर से डिवाइड के लिए तैयार नहीं होते। जब तक वो फिर से क्या? डिवाइड के लिए तैयार नहीं होते। इस फेज में कुछ डिवीजन होती हैं। इस फेज में क्या होती है? कुछ डिवीजन होती हैं। तो हम देखते हैं इस फेज में कौन कौन सी डिवीजन होती हैं। तो इंटरफेज इन्वॉल्व चेंज विच टेक प्लेस इन न्यूली फॉर्म सेल। इसका मतलब है कि इंटरफेस को इंटरमाइटोसिस भी कहा जाता है और नई सेल बनते हुए सेल किसी न्यूक्लियस बिफोर चेंज रेडी टू डिवीजन is called intermitosis. During this phase, DNA replication, synthesis, nuclear histone division, centriole to form a new pair, centriole synthesis, energy-rich compound and synthesis DNA and protein take place. Interphase is further divided into three periods. First gap 1, phase 1, synthesis phase और second G2 phase और during this phase is different organism. तो जीवन फेज यानी फर्स्ट फेज, इस दौरान क्या होता है? सेल की ग्रोथ होती है। ये फेज सेल को न्यूट्रिएंट देते हैं। ये फेज क्या देता है? सेल को न्यूट्रिएंट देता है। इस फेज में क्या होती है? सेल की ग्रोथ होती है, प्रोटीन बनते हैं और अपने ऑर्गेनेली को तैयार करने का मौका देते हैं। अपनी ऑर्गेनेली को तैयार करने का क्या देते हैं? मौका देते हैं। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। ये फेज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है। इसका मतलब है कि सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को दो गुना करता है ताकि जब वो डिवाइड हो तो दोनों डॉटर सेल को एक कंप्लीट सेट मिले। क्या मिले? एक कंप्लीट सेल मिले। और G2 फेज क्या होता है? इस फेज में सेल अपने आखिरी प्रिपरेशन करता है। क्या करता है? आखिरी प्रिपरेशन करता है। तो इस फेज में आखिरी प्रिपरेशन के दौरान न्यूक्लियर हिस्टोन का सिंथेसिस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर हिस्टोन का सिंथेसिस होता है जो डीएनए के साथ मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं। डीएनए के साथ क्या करते हैं? मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रियोल का डिवीजन होता है
जिससे नई सेंट्रियोल का पेयर बनता है। इसके अलावा इस फेज में एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं। एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, कौन कौन से होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड? जैसे कि आरएनए और प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है, जो सेल डिवीजन के लिए क्या है, जरूरी है। इंटरफेज के 3 फेज G1 G2 S अलग अलग ऑर्गेनिज्म में थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सभी सेल के लिए क्या है, एसेंशियली है, आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे G1 फेज। G1 फेज को क्या देखेंगे डिटेल्स में। तो G1 फेज को इंटरवल फेज कहा जाता है। G1 फेज को क्या कहा जाता है, इंटरवल फेज कहा जाता है, जो माइटोसिस के बाद और डीएनए रेप्लिकेशन के शुरू होता है, जो माइटोसिस के बाद और डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएटेड में शुरू होता है। इस फेज में सेल अपने आप को तैयार करता है ताकि वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रेडी हो सके। इस फेज में क्या करता है, सेल अपने आप को तैयार करता है जिससे वो डिवीजन के लिए रेडी हो सके। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि G1 फेज में क्या क्या होता। तो G1 फेज में इंटरवल फेज कहा जाता है। G1 फेज को इंटरवल फेज कहा जाता है, जो माइटोसिस के बाद और डीएनए रेप्लिकेशन से शुरू होता है, जो माइटोसिस के बाद और डीएनए रेप्लिकेशन से क्या होता है, शुरू होता है। डीएनए रेप्लिकेशन से पहले शुरू होता है, बिफोर शुरू होता है। इस फेज में सेल अपने आप को तैयार करता है। इस फेज में क्या करता है, सेल अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को क्या करता है, तैयार करता है, अपने आप को तैयार करता है ताकि वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या हो सके, रेडी हो सके। अपने आप को तैयार करता है ताकि वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रेडी हो सके। अब G1 फेज का सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट। तो G1 फेज का सेकंड पॉइंट क्या कहता है, तो सेल ग्रो टू इट्स मैक्सिमम साइट टू प्रिपेयर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब G1 फेज के ड्यूरिंग बहुत वेरिएबल होते हैं, क्या होते हैं, बहुत वेरिएबल होते हैं। द सेल ग्रो टू इट्स मैक्सिमम साइज प्रिपेयर डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज या सिंथेसिस फेज से सेल अपने मैक्सिमम तक बढ़ता है, अपने मैक्सिमम तक बढ़ता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। इस दौरान सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को दो गुना करता है, ताकि तब वो डिवाइड हो तो दोनों डॉटर सेल को एक कंप्लीट सेट मिले। G1 फेज के ड्यूरिंग बहुत वेरिएबल होते हैं। G1 फेज के ड्यूरिंग क्या होते हैं, बहुत हाईली वेरिएबल होते हैं, बहुत वेरिएबल होते हैं। सेल फ्रीक्वेंटली डिवाइड करते हैं, सेल क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली डिवाइड करते हैं। उनका G1 फेज छोटा होता है, क्या होता है, इस G1 फेज छोटा होता है। जबकि जो सेल का फ्रीक्वेंटली डिवाइड करने का है, जबकि वो क्या है, सेल को फ्रीक्वेंटली डिवाइड करने का है, उनका G फेज लॉन्ग होता है, क्या होता है, लॉन्ग होता है। इसका मतलब है कि सेल साइकिल का ये हिस्सा उनकी डिवीजन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि जो ये हिस्सा है उनकी डिवीजन की फ्रीक्वेंटली पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब हम आगे देखेंगे एस फेज। एस फेज को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फेज, वेरी इंपॉर्टेंट फेज है ये। एस फेज, सिंथेटिक फेज, एस फेज बोल लो या सिंथेटिक फेज बोल लो, एक ही बात है। तो एस फेज हो या सिंथेटिक फेज के दौरान क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है। सबसे पहले याद करो कि एस फेज में क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है। डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, सॉरी, डीएनए रेप्लिकेट होता है। डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। इस फेज में एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड का टेम्पलेट यूज किया जाता है। इस फेज में एग्जिस्टिंग डीएनए का टेम्पलेट यूज किया जाता है, स्ट्रैंड का टेम्पलेट यूज किया जाता है। क्या होता है इस फेज में, इस फेज में एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रेट का टेम्पलेट यूज किया जाता है ताकि नए डीएनए बन सकें। किस लिए यूज किया जाता है, ताकि नए डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट किस लिए यूज किया जाता है, ताकि नए डीएनए बन सकें, यानी जो पुराने डीएनए का स्ट्रैंड है उसके साथ जेनेटिक मटेरियल बनाया जाए। द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल बट देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, जो सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट है वो 2 गुना हो जाता है। सेल के अंदर का जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। लेकिन इस दौरान क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता। इसलिए होता है क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन से क्रोमोसोम स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। इसलिए होता क्योंकि डीएनए के रेप्लिकेशन से जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो चेंज ही नहीं होता, बल्कि हर क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट करता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए सोचिए कि हर क्रोमोसोम एक कॉपी बनाता है, ठीक है, लेकिन ये कॉपी अभी भी एक ही है। हर क्रोमोसोम एक ही कॉपी बनाता है और ये कॉपी अभी भी एक ही है, कॉपी अभी भी एक ही है, क्रोमोसोम के रूप में होती है, ठीक है। जब तक सेल डिवीजन नहीं होता तब तक क्रोमोसोम का नंबर वही रहेगा। जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक क्रोमोसोम का नंबर तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बट डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तब ये रेप्लिकेट क्रोमोसोम जो अब सिस्टर क्रोमेटिन
जब तक सेल डिवीजन नहीं हुआ तब तक तो क्रोमोसोम का नंबर वही रहेगा जो है, बट डीएनए डबल हो जाएगा। जब सेल डिवीजन होता है तब ये रेप्लिकेट करते हैं क्रोमोसोम, जो अब सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। फिर डिवीजन के बाद ये क्रोमोसोम क्या कहलाने लगते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाने लगते हैं। अलग अलग डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस तरह जब तक सेल डिवाइड नहीं होते तब तक डीएनए का अमाउंट डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। तो क्रोमोसोम का नंबर कब चेंज होता है? जब सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन से पहले डीएनए का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम नहीं का नंबर डबल नहीं होता। एस फेज लास्ट 4 6 8 आवर। एस फेज का ड्यूरेशन आमतौर पर 6 से 8 आवर होता है। इस दौरान सेल अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, यानी डीएनए का डबल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को खोलता है और नए जेनेटिक मटेरियल बनाता है। 6 से 8 आवर होता है। आया समझ? अब हम पढ़ेंगे G2 फेज। G2 फेज को हम प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं, माइटोटिक फेज भी कहते हैं। तो द D2 फेज इज स्टेज ऑफ फर्दर ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन एंड प्रिपरेशन फॉर इट्स डिवीजन, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स कंटिन्यू। इसका मतलब है कि जो G2 फेज यानी गैप फेज 2 सेल साइकिल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो एस फेज के पहले आता है। इस फेज में सेल अपनी ग्रोथ और डिवीजन के लिए तैयार करता है। जी फेज 2 पार्ट में डिवाइड होता है, G1 फेज, G2 फेज। G1 फेज ये फेज सेल के लिए ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म का होता है। इस दौरान सेल अपने साइज ग्रोथ को अपने साइज को बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट को गैदर करता है, सेलुलर मशीनरी को तैयार करता है। इससे डीएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, जो सेल को फंक्शन के लिए जरूरी होती है। तो G2 फेज देखेंगे तो G2 फेज ये फेज एस फेज के बाद आता है। एस फेज के बाद आता है, जिससे सेल डीएनए रेप्लिकेशन के बाद अपने आप को और तैयार करता है। जिससे डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है एस फेज में, उसके बाद वो अपने आप को और तैयार करता है भैया, और तैयारी करता है, क्योंकि इसका नाम ही है, इसमें तैयारी होती है इंटरफेज में। तो डिवीजन के लिए इसमें भी आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसमें भी डिवीजन के लिए क्या होती है? आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी होती है। सेल डिवीजन के लिए क्या होती है? जरूरी होती है। अभी इसमें सेल डिवीजन नहीं हुई, अभी इन फेजों में तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है। इस तरह जी फेज सेल के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस तरह G2 फेज सेल के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, जहां ग्रोथ करता है और डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है, प्रिपरेशन हो रही है। स्पिंडल प्रोटीन सिंथेसिस एंड एस्ट्रे फॉर्मेशन टेक प्लेस द G2 फेज लीड्स फॉर 2-4 हावर। तो जो स्पिंडल है, G2 फेज जो सेल साइकिल का एक हिस्सा है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद होता है, और इसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार ही करते हैं। ये फेज लगभग 22 से 5 आवर तक चलता है। अब एक वर्ड है स्पिंडल प्रोटीन सिंथेसिस, तो मैं आपको इस वर्ड का मतलब समझा देता हूँ। तो स्पिंडल प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है? तो इस दौरान क्या होता है, जो सेल है वो स्पिंडल फाइबर के लिए प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर के लिए प्रोटीन बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर के लिए क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, स्पिंडल प्रोटीन। ये स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को सेपरेट करने में मदद करते हैं। जो स्पिंडल फाइबर है, तो जब सेल डिवीजन होता तो ये क्या करता है? प्रोटीन क्रोमोसोम को सेपरेट करने में मदद करता है। क्या करता है? क्रोमोसोम को सेपरेट करने में मदद करता है। तो स्पिंडल प्रोटीन का सिंथेसिस इसलिए जरूरी है, ताकि जब सेल डिवीजन शुरू हो तो क्रोमोसोम सही तरीके से क्या हो सके? सेपरेट हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब एक वर्ड है एस्ट्रे फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? तो एस्ट्रे फाइबर भी स्पिंडल फाइबर के साथ बनते हैं। तो जैसे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, वैसे एस्ट्रे फाइबर बनते हैं। ये फाइबर सेल की पोल्स के साथ, ये फाइबर क्या होते हैं? जो सेल है उनके पोल्स के आसपास बनते हैं, उनके पोल्स के इर्द गिर्द बनते हैं, पोल्स के इर्द गिर्द बनते हैं, और स्पिंडल एपरेटस को स्टेबलाइज करते हैं। क्या करते हैं? स्पिंडल स्पिंडल एपरेटस को स्टेबलाइज करते हैं, एस्ट्रे फॉर्मेशन करते हैं, ताकि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोजोम्स क्या हो सके? सेल क्रोमोजोम सही जगह पर ले जाया जा सके। G2 फेज में सेल अपने लिए प्रिपरेशन करता है। G2 फेज में भी सेल अपने लिए प्रिपरेशन करता है, ताकि जब डिवीजन का वक्त आए तो सब कुछ सही तरीके से हो सके। अभी भी प्रिपरेशन ही चल रही है, अभी सेल डिवीजन नहीं हुई है। अब ये G2 फेज क्वेश्चन क्या बीच में आ गया, ये क्या है? तो इस स्टेज में क्या होता है? जब सेल साइकिल में माइटोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर और एनर्जी रिच कंपाउंड की कमी होती है। क्या होती है? जब सेल साइकिल में माइटोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर और एनर्जी रिच कंपाउंड की कमी होती है, तो सेल एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं। जब माइटोसिस में इंड्यूसिंग फैक्टर और एनर्जी रिच प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो सेल एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं।
जिसे हम G0 फेज कहते हैं, यानी क्वेसेंट फेज कहते हैं। इस फेज में सेल इनएक्टिव हो जाते हैं, इस फेज में सेल इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब क्या है, मतलब इसका मेटाबॉलिक चलता रहता है, इनका मेटाबॉलिक क्या होता है, चलता रहता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, मुझे इतनी उम्मीद है। जब सेल साइकिल में माइटोसिस क्या हो जाती है, इंड्यूसिंग हो जाती है। जो माइटोसिस फैक्टर है वो इंड्यूसिंग हो जाते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड की कमी आ जाती है, तो सेल एक स्टेज में चला जाता है। उस स्टेज का नाम है G0 फेज, या हम उसे कहेंगे क्वेसेंट फेज। ठीक है, इस फेज में सेल इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, सेल इनएक्टिव होते हैं लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव से हमें क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म चलता है बट इनएक्टिव होते हैं। अब स्टार्ट करेंगे एम फेज और माइटोटिक फेज। एम फेज और माइटोटिक फेज, इससे पहले अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मैं वर्ड से समझा देती हूँ। जैसे कि इनएक्टिव ऑफ सेल साइकिल का मतलब क्या है। सबसे पहले देखो, इनएक्टिव ऑफ सेल साइकिल का मतलब क्या है। तो G0 फेज में सेल डिवीजन के लिए तैयार नहीं होते। इसका मतलब है कि G0 फेज में क्या होते हैं, जो सेल है वो डिवीजन के लिए तैयार ही नहीं होते। ये फेज उन सेल के लिए होता है जो किसी वजह से माइटोसिस नहीं कर सकते। ये फेज किस लिए होता है, जो किसी वजह से माइटोसिस नहीं करते, जैसे कि न्यूट्रिएंट की कमी से या फिर एक्सटर्नल सिग्नल की वजह से की कमी से। ठीक है, तो इनएक्टिव ऑफ सेल का मतलब क्या है कि G0 फेज में सेल डिवीजन के लिए तैयार नहीं होते। ये उन सेल के लिए होता जो किसी वजह से माइटोसिस नहीं कर सकते, जैसे कि न्यूट्रिएंट की कमी से या फिर एक्सटर्नल सिग्नल की कमी से। अब ये मेटाबॉलिज्म एक्टिव का मतलब क्या है। तो G0 फेज में सेल अपने बेसिक फंक्शन को कंटिन्यू रखते हैं। बेसिक फंक्शन को कंटिन्यू रखते हैं जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन करना और सेलुलर मेंटेनेंस, लेकिन ये सेल ग्रो नहीं करते। सेल ग्रो नहीं करते या डिफरेंशिएट नहीं करते। सेल ग्रो नहीं करते या डिफरेंशिएट नहीं करते। सेल ग्रो नहीं करते या डिफरेंट नहीं करते, बट बेसिक फंक्शन को कंटिन्यू रखते हैं। तो नो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। नो ग्रो और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। तो इस फेज में सेल की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन रुक जाता है। क्या होता है, रुक जाता है। ये एक तरह से एक टेम्परेरी स्टेज है। क्या है, एक टेम्परेरी स्टेज है जहां सेल कुछ समय के लिए इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन अगर कंडीशन ठीक हो जाएगी तो ये फिर से साइकिल में वापस आ सकते हैं। ठीक है ना, अगर कंडीशन सही हो जाएगी, उन्हें अच्छे से न्यूट्रिशन मिलने लगेगा, उनका एक्सटर्नल सिग्नल अच्छे से जाने लगेगा, तो वो फिर से सेल साइकिल में वापस आ सकते हैं। अब तो समझ ही आ ही गया होगा आई होप। अब हम एम फेज और माइटोटिक फेज को देखते हैं। तो द माइटोसिस फेज, एम फेज, इंटरफेज स्टार न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू सेपरेट ऑफ डॉटर सेल। तो इसका मतलब है कि एम फेज या माइटोसिस फेज इंटरफेज के बाद आता है। इंटरफेज के क्या आता है, बाद आता है। इंटरफेज के बाद आता है और ये सेल डिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस फेज में कुछ की पॉइंट हैं, तो इस फेज के हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे हमें सेल साइकिल, सेल डिवीजन आगे समझने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या है, की फीचर को देखते हैं। तो सबसे पहला की फीचर है न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब समझिए। ये मैं खुद से बता रही हूँ आपको न्यूक्लियर डिवीजन, ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे पहला की फीचर लिखिए अपने नोट्स में। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अगर आपको इन नोट्स को चाहिए तो आप मुझे, मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, तो आप वहां से मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहां ये नोट्स मिल जाएंगे। और जो कुछ मैं पॉइंट्स बता रही हूँ आप उनको भी लिख लीजिए। तो सबसे पहला की फीचर है जो एम फेज या माइटोटिक फेज इंटरफेज के बाद आता है, और ये सेल डिवीजन का सबसे, मतलब ये सेल डिवीजन होने वाला है। अब तैयारी वाला फेज गया, तो जब सेल डिवीजन होता उसमें उसमें क्या होता है, इस फेज की कुछ की पॉइंट है। तो अगर आप की पॉइंट समझ लेते हैं तो आपको सेल डिवीजन समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहला की फीचर लिखिए आप, न्यूक्लियर डिवीजन। सबसे पहले लिखिए न्यूक्लियर डिवीजन की फीचर। न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, सबसे पहला की फीचर लिखिए न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन एम फेज की शुरुआत कहाँ से होती है, न्यूक्लियर डिवीजन से होती है, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन को ही हम माइटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में पेरेंट सेल का न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियर में डिवाइड होता है। ये डॉटर न्यूक्लियाई आइडेंटिकल होते हैं, मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होता है। आइडेंटिकल का मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। तो सबसे पहला की पॉइंट है न्यूक्लियर डिवीजन। इसका मतलब है जब एम फेज की शुरुआत कहाँ से होती है, न्यूक्लियर डिवीजन से होती है, जिससे माइटोसिस कहते हैं। एम फेज न्यूक्लियर डिवीजन को ही हम माइटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में पेरेंट सेल है, जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है, दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। ये डॉटर न्यूक्लियाई आइडेंटिकल होते हैं, मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। दूसरा की फीचर है इनका ड्यूरेशन। तो एम फेज का ड्यूरेशन सिर्फ लगभग 1 आवर का होता है। दूसरा क्या है, ड्यूरेशन। तो जो एम फेज का ड्यूरेशन है सिर्फ लगभग 1 आवर का होता है। ये बहुत तेजी से होता है क्योंकि सेल को जल्दी ही डिवाइड करना होता है ताकि टिश्यू ग्रोथ या रिपेयर हो सके, ताकि टिश्यू ग्रोथ और रिपेयर हो सके। अब डॉटर सेल का मतलब क्या है, तो दूसरा की फीचर है ड्यूरेशन। अब थर्ड की फीचर है डॉटर सेल। तो डॉटर सेल का मतलब है माइटोसिस की कंप्लीट होने के बाद जो डॉटर सेल बनते हैं वो दो अलग अलग फेज में जा सकते हैं।
ओ भाई, जो डॉटर सेल बनते हैं वो माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद दो अलग अलग फेज में जा सकते हैं। कौन कौन सा फेज? तो पहला है जीवन फेज, ये थर्ड की फीचर है डॉटर सेल को, समझ रहे हैं हम। तो माइटोसिस में कंप्लीट, जो माइटोसिस है वो कंप्लीट होती है, उसके बाद जो डॉटर सेल बनते हैं वो दो अलग अलग फेज में जा सकते हैं। तो सबसे पहला फेज है जीवन फेज। तो जीवन फेज ये फेज सेल साइकिल का पहला फेज है, ठीक है, हाँ पता है, जहाँ डॉटर सेल ग्रो और नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू होती है। और दूसरा है जी नॉट फेज में भी चले जाते हैं। तो कुछ डॉटर सेल जी नॉट फेज में भी जा सकते हैं, जहां वो टेम्परेली इनएक्टिव हो जाते हैं। हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है जी नॉट फेज, अब मत कहना कि डाउट है, और डिवीजन के लिए तैयार नहीं होते। ओके, इस तरह से एम फेज सेल साइकिल का क्रूशियल पार्ट है, जो ग्रोथ और सेल का रिपेयर के लिए जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमने कितने की फीचर समझे हैं? सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन, फिर ड्यूरेशन देखा, फिर डॉटर सेल देखी। डॉटर सेल में दो, डॉटर सेल कंप्लीट होने के बाद माइटोसिस में वो दो फेज में जा सकते हैं, एक है जीवन फेज, एक जी नॉट फेज, और ड्यूरेशन होता है 1 आवर का। ये जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो भाई सेल डिवीजन आ गया, प्रिपरेशन हो गई है, चलो जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करते हैं। हमने प्रिपरेशन कर ली है, चलो सेल डिवीजन को पढ़ते हैं। तो सेल डिवीजन क्या होता है? तो सेल डिवीजन इज एन एसेंशियल फीचर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरी बेसिक। तो सेल डिवीजन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक जरूरी फीचर है। इसका मकसद अलग अलग तरीकों से है, जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग है। तो नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन नेसेसरी टू इंक्रीज नंबर एंड टू मेंटेन कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट के लिए सेल डिवीजन का मतलब है कि पॉपुलेशन को बढ़ाना। जब ये ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं तो एक नई सेल बनता है, जो पेरेंट सेल की तरह होता है। इस वजह से लाइफ कंटिन्यूटी को मेंटेन करती है। क्या करती है? लाइफ कंटिन्यूटी को मेंटेन करती है। लाइफ कंटिन्यूटी को मेंटेन करती है। तो कैसे करती है भाई? तो जैसे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो क्या है, बैक्टीरिया है और ईस्ट भी है। तो बैक्टीरिया ईस्ट के लिए सेल डिवीजन का मतलब है पॉपुलेशन को बढ़ाना। तो जब ये ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं तो एक नई सेल बनती है, जो पेरेंट सेल की तरह होती है। किसकी तरह होती है? पेरेंट सेल की तरह होती है। इस वजह से ये लाइफ कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। ये सेल डिवीजन इन ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए क्या है? जरूरी है। सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट और एनिमल में सेल डिवीजन का रोल और भी कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब कि मल्टी सेलुलर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है जो परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले है ग्रोथ। तो सेल डिवीजन से ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं। जब सेल डिवाइड होते हैं तो नए सेल बनते हैं, ठीक है, जो ग्रोथ के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। दूसरा है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सेल डिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक सिंगल सेल फर्टिलाइज एग मल्टीपल सेल में डिवाइड होती है। दूसरा है रिपेयर। तो अगर किसी टिश्यू या ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है तो सेल डिवीजन से नए सेल बनते हैं, जो रिपेयर करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और चौथा है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस सेल के रेगुलर टर्नओवर के लिए भी डिवीजन जरूरी है, ताकि पुराने और डैमेज सेल को रिप्लेस किया जा सके। रिप्रोडक्शन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ सेल जैसे कि गैमीट सेल डिवीजन के जरिए रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इस तरह से सेल डिवीजन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक एसेंशियल प्रोसेस है। क्या है? एसेंशियल प्रोसेस है, जो उनकी लाइफ साइकिल को मेंटेन रखते हैं। क्या करते हैं? लाइफ साइकिल को मेंटेन रखते हैं। अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, कमेंट में आग लगा दीजिए। अब आ गया है सेल डिवीजन। अब एक्चुअल में सेल डिवीजन होगा। अभी क्या हो रही थी? तैयारी। अभी बहुत तैयारी कर ली, अब चलो जल्दी सेल डिवीजन कर देते हैं। तो भाई सबसे पहला है एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। एमाइटोसिस एमाइटोसिस माइटोसिस एंड मियोसिस। तो भाई एमाइटोसिस क्या है? तो एमाइटोसिस द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एमाइटोसिस, और ये आप खुद पढ़ लेना, मैं बस समझा देती हूँ, आपको समझ आ जाना चाहिए। आप ये नोट्स घर पर पढ़ लेना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने बता दिया, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर लीजिए। एंड मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। तो एमाइटोसिस और माइटोसिस दोनों सेल डिवीजन के तरीके हैं। दोनों ही क्या है? सेल डिवीजन के तरीके हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं। इन दोनों में क्या है? इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एमाइटोसिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एमाइटोसिस का में होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ये शायद एनसीईआरटी में नहीं है, तो समझने के लिए आप समझ लीजिए, बाकी आप समझने के लिए समझ लीजिए, बाकी आप इसे छोड़ भी सकते हैं।
अगर आपको समझना है, मेरा काम है आपको समझा देना चाहिए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ होता है। इस प्रोसेस में पेरेंट सेल सीधा दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है बिना किसी डिस्टिंक्ट फेज के। ये प्रोसेस सिंपल होती है और इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है कि इसे उस ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज बनाता है, उसे क्या बनाता है, ऑर्गेनाइज बनाता है। एमिनो सिंस यूज कुछ ओल्ड सेल्स मैमेलिया कार्टिलेज सेल्स और फीटल मेम्ब्रेन्स भी होता है। आई थिंक आपको ये समझ नहीं आया तो मैं फिर से, तो एमाइनो ये माइटोसिस दोनों सेल डिवीजन के तरीके हैं लेकिन इन दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस अभी बताया। तो जो एमिटोसेंसिस एक प्रकार का एसेक्सुअल है, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि एक प्रकार का ये एसेक्सुअल है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। कहाँ होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ। इस प्रोसेस में पेरेंट सेल सीधा दो डॉटर सेल बनाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, पेरेंट सेल होते हैं जो वो सीधा दो डॉटर सेल बनाते हैं। ये प्रोसेस सिंपल होता है, मतलब ये प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, सीधे ही दो डॉटर सेल बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। और इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन भी नहीं होता। क्या होता, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन ही नहीं होता, तो ये सिंपल तो होगा ही। इससे क्या होता है, उनकी ऑर्गेनाइज बनता है। इससे क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज नहीं बनते। और ये ओल्ड सेल मैमेलिया कार्टिलेज सेल और फीटल मेम्ब्रेन में भी होता है। काय में होता है, आप इससे पढ़ लेना, मैंने आपको समझा दिया है। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस। तो माइटोसिस एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। क्या है, एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। माइटोसिस क्या है, एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। तो माइटोसिस एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। इसमें न्यूक्लियस को डिवीजन होता है। इसमें तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। दोनों डॉटर सेल में वही अमाउंट ऑफ डीएनए, सेम हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन भी है। पेरेंट सेल में होता है माइटोसिस की इक्वेशनल डिवीजन भी। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, वेरी इंपोर्टेंट। माइटोसिस को क्या कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि डॉटर सेल के जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल के इक्वल होते हैं। मतलब जो पेरेंट सेल है वही जेनेटिक मटेरियल इक्वल होते हैं। इन दोनों प्रोसेस का मकसद सेल डिवीजन है, लेकिन माइटोसिस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अभी बताया कि एमिटोसिस सिंपल है, रेगुलेट करता है, कॉम्प्लेक्स है और रेगुलेट करता है, जबकि एमिटोसेंसिस ज़्यादा सिंपल और रैपिड है। अब थर्ड है मियोसिस। तो मियोसिस एक खास प्रोसेस है जो गैमीट, स्पर्म और एग सेल बनाती है। गैमीट, स्पर्म और एग सेल बनाने के लिए होती है। ये प्रोसेस एनिमल के कुछ लोअर प्लांट और वेरियस प्रोटिस्टा फंगी में होती है। मियोसिस का मकसद जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। इसमें पेरेंट सेल को दो बार डिवाइड होता है। इससे चार यूनिक कैरेक्टर सेल बनती हैं जो गैमीट होते हैं। हर गैमीट में क्रोमोसोम हाफ नंबर होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। क्या है, जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो जो हायर प्लांट में मियोसिस स्पोर बनाता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी होते हैं। ये स्पोर फिर गैमीट प्रोड्यूस स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं जो माइटोसिस के जरिए इस गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर कहाँ गया, गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर में सेल डिवाइड होते हैं, लेकिन गैमीट मटेरियल सेम रहते हैं जिससे डॉटर सेल आइडेंटिकल होते हैं। इस तरह मियोसिस और माइटोसिस दोनों का अपना रोल है गैमीट और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, लेकिन दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। अब हम समझेंगे माइटोसिस डिटेल्स में। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन का प्रोसेस समझना जरूरी है, खासकर माइटोसिस के लिए। काय के लिए, माइटोसिस के लिए, खासकर माइटोसिस के लिए। ऐसा क्या है भाई माइटोसिस में, खासकर काय के लिए, माइटोसिस के लिए। माइटोसिस दो मेन इवेंट में होता है। माइटोसिस काय में होता है, दो मेन इवेंट में होता है। सबसे पहले कैरोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। तो कैरोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। फर्स्ट आप याद रखिए, वेरी वेरी, कैरोकाइनेसिस न्यूक्लियर का डिवीजन होता है जो 4 स्टेज में होता है। जो काय में होता है, 4 स्टेज में होता है। तो कैरोकाइनेसिस इज कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन में होता है। इट डिवाइड इनटू 4 स्टेज। कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मेरे साथ याद करो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। काय में होता है, न्यूक्लियर डिवीजन में। कैरोकाइनेसिस काय में होता है, न्यूक्लियर डिवीजन में। कौन कौन से स्टेज होते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज। तो सबसे पहले प्रोफेज देखते हैं। तो इस स्टेज में क्रोमेटिन फाइबर छोटे और मोटे होते हैं, शॉर्ट और थिकर होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है। न्यूक्लियर एनवेलप डिस्टिंग्रेटेड। न्यूक्लियर डिवीजन डिस्टिंग्रेट हो जाती है, टूट जाती है, और सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। सेंट्रियोल मूव अपोजिट पोल्स एंड प्रोफेज।
पोल्स की तरफ मूव करते हैं, उसके साथ ही फाइन रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल जो एस्ट्रल रे कहलाती हैं सेंट्रियोल के साथ आसपास दिखाई देती हैं। फाइन रेडिएटिंग मतलब रे माइक्रोट्यूब्यूल्स की अपेयर दिखाई देती हैं अराउंड ईच पेयर ऑफ सेंट्रियोल टू फॉर्म एस्ट्रे रे। ये देखो डायग्राम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, डॉटर सेल। पहले प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज यानी साइटोकाइनेसिस होगा, फिर डॉटर सेल बन जाएंगी, टू डॉटर सेल बन जाएंगी। अब आगे पढ़ते हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज स्टेज में क्रोमोजोम एक लाइन में अलाइन होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोजोम एक लाइन में अलाइन होने लगते हैं यानी अरेंज होने लगते हैं, जो मेटाफेज प्लेट कहलाते हैं। एक लाइन में क्रोमोजोम का अरेंज होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मेटाफेज। मेटाफेज प्लेट कहलाता है। क्रोमोजोम दो सिस्टर क्रोमेटिड से बने होते हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड से बने होते हैं। ठीक है जी। सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। सेंट्रियोल से जुड़े होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं, और स्पिंडल फाइबर के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं। अब पढ़ेंगे एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है? इस स्टेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। एनाफेज यानी अलग हो जाते हैं। एक ट्रिक है अगर आपको याद रखना हो, एनाफेज यानी अलग। तो एनाफेज में क्या हो जाते हैं? जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ डॉटर सेल के को इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम मिले, और अपोजिट पोल्स की तरफ डॉटर सेल को इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स क्या है? मिले। अब पढ़ेंगे टीलोफेज। And the chromatin move apart, polar fiber spindle elongate become large. The anaphase end of chromatin rich opposite poles. टीलोफेज में क्या होता है? तो टीलोफेज में क्या होता है? इस स्टेज में क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर पहुंचते हैं और न्यूक्लियर एनवलप दोबारा बनने लगता है। अपोजिट पोल्स पर पहुंचते हैं और न्यूक्लियर एनवलप दोबारा बनने लगता है। क्रोमोसोम फिर से क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट होते हैं और सेल डिवीजन के लिए तैयार होते हैं। क्या होते हैं? तैयार होते हैं। ईच डॉटर न्यूक्लियस इंटरफेस ऑफ द सेल डिवीजन के लिए फिर से तैयार होते हैं। द एंड ऑफ टीलोफेज मेक बीइंग अ साइटोकाइनेसिस। अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन है जो कायरोकाइनेसिस के बाद होता है। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, कायरोकाइनेसिस न्यूक्लियर का है। तो साइटोकाइनेसिस का डिवीजन है जो होता है जिससे दो डॉटर सेल बनते हैं। ये प्रोसेस सेल डिवीजन को कॉम्प्लेक्स करता है जिससे दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं। तो ईच न्यूक्लियस इंटर मियोसिस का प्रोसेस भी सेल डिवीजन का एक इंपॉर्टेंट टाइप्स है। जो मियोसिस का प्रोसेस है वो भी सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंट टाइप्स है। आमतौर पर गैमीट स्पर्म ऑफ एफ की फॉर्मेशन के लिए होता है। प्रोसेस डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड सेल बनाती है जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। मियोसिस दो स्टेज में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 भी होता है। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल टाइपिकली डिवाइड बाय द फरो मेथड। तो साइटोकाइनेसिस के दौरान एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म क्लीवेज फरो के जरिए डिवाइड होता है, जबकि पेरेंट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन के जरिए साइटोकाइनेसिस के एंड तक एक डिप्लॉयड पेरेंटल सेल को डॉटर सेल में डिवाइड होता है, हर एक हैप्लॉयड क्रोमोसोम के नंबर के साथ, लेकिन डीएनए का कंटेंट डबल होता है। डीएनए का कंटेंट क्या होता है? डबल होता है। तो साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन करते हैं। द सेल प्लेट इज फर्स्ट लेट डाउन इन सेंटर, द प्रोसीड टूवर्ड द पेरिफेरल सेल वॉल मटेरियल आर नाउ लेट डाउन बोथ साइड सेल प्लेट रिजल्टिंग फॉर्मेशन टू डॉटर सेल। Significance of mitosis. Mitosis keep the number of chromosome equal in all cell. Mitosis provides new cell to replace old worm out dead cell. ठीक है, mitosis provide new cell for the healing bound the regeneration. आपको समझ आ गया होगा। Meiosis is reductional division है which occur only diploid cell में होती है। और फॉर्मेशन करती है हैप्लॉइड सेल का, विच नंबर क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियर डीएनए कंटेंट रिड्यूस हो जाता है टू हाफ, देयर इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। तो सेल इन विच मियोसिस टेक प्लेस इज कॉल्ड मियोटोसाइट। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ टू सक्सेसिव डिवीजन विच टेक प्लेस रैपिडली विद द क्रोमोसोम्स रेप्लिकेटिंग ओनली वंस। तो मियोसिस कंसिस्ट करती है टू सक्सेसिव डिवीजन के बाद, टेक प्लेस रैपिडली, क्रोमोसोम्स रेप्लिकेटिंग ओनली एक बार। The two division of meiosis are called the first, second mitotic division or meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis, diploid parent cell divide first. उसे हम hetero division into two haploid cell which then produce 4 haploid cell. तो meiosis 2 या है होमोटिपिक हेट्रोटिपिक डिवीजन में प्रोफेज टीलोफेज
मियोसिस सेकंड या होमोटिपिक डिवीजन में प्रोफेज सेकंड से लेकर टीलोफेज सेकंड तक का प्रोसेस माइटोटिक डिवीजन जैसा होता है। इस डिवीजन में हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिन अलग होते हैं। क्या होते हैं? 2 क्रोमेटिन अलग होते हैं, 2 क्रोमेटिन अलग होते हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज में 2 क्रोमेटिन। तो प्रोफेज 1 को पढ़ते हैं। तो इस स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं और क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक्सचेंज होता है। इससे जेनेटिक वेरिएशन बढ़ता है, न्यूक्लियर डिवीजन इनवेलप टूट जाता है और स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं। मेटाफेज 1, तो होमोलॉगस पेयर मेटाफेज प्लेट पर अलाइन होते हैं, स्पिंडल फाइबर पेयर को अटैच करते हैं। अब एनाफेज, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिन अभी अटैच होते हैं। टीलोफेज, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंचते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बनती है। साइटोकाइनेसिस के थ्रू 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल इन्वॉल्व होते हैं। मियोसिस सेकंड, डिप्लोटीन स्टेज में क्रोमोसोम से थोड़ा अलग हो जाता है, पर अभी उसका कनेक्शन थोड़ा है, जो क्याजमेटा के जरिए होता है। ये क्याजमेटा क्रॉसिंग ओवर साइड होती है। इस स्टेज में क्रोमोसोम और भी कंडेंस होते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप थोड़ा डिजेनरेट होता है। डायाकाइनेसिस लीस्ट सब्सटेंस, जहां क्रोमोसोम और भी कंडेंस होते हैं और क्लियरली विजिबल होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीट टूट जाती है और स्पिंडल एपरेटस तैयार होता है। इस स्टेज में बाइवेलेंट मेटाफेज प्लेट पर अलाइन होने के लिए तैयार होते हैं। इस सब स्टेज पर रोल मियोसिस के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन में को बढ़ाने और गैमीट की फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है। सेल साइकिल में मियोसिस के दौरान क्या होता है? क्रोमोसोम्स के नंबर का रिडक्शन एनाफेज 1 में होता है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ खिंचते हैं। टीलोफेज 1 के दौरान जो क्रोमोसोम्स पोल्स तक पहुंचते हैं, उनका एलोंगेशन, कॉइलिंग और डीकंडेंसेशन होता है, जिससे एक क्रोमेटिन नेटवर्क बनता है। इस दौरान न्यूक्लियर एनवेलप भी डेवलप होता है। एस्ट्रल रे और स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। इस प्रोसेस के एंड तक डिसअपियर होते हैं। इस प्रोसेस के एंड तक 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, हर एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर के साथ, डबल क्रोमोसोम्स नंबर के साथ। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। हमने इन सारे नोट्स का रिवीजन कर लिया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक से समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इन नोट को परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके और भी नोट्स हैंड राइटिंग मिल सके।